इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। अब इस लेक्चर में हम आ, अपने प्लगइन के लिए वर्डप्रेस के डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे। अब वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके जो डेटाबेस में टेबल्स बनते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उसमें हमने सेटिंग्स एपीआई को तो इस्तेमाल करते हुए देख लिया कि हम कैसे वर्डप्रेस के ऑप्शंस के टेबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने प्लगइन की फंक्शनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको डेटाबेस में कस्टम टेबल्स चाहिए होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप एक अपने जो आपका प्लगइन है उसकी ऑप्शंस या उसकी वैल्यूज़ या उसकी इंफॉर्मेशन एक सेपरेट टेबल में रखना चाहते हैं, वर्डप्रेस के ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या आपका प्लगइन इस नौइयत का है कि उसमें आपको कस्टम डेटाबेस टेबल चाहिए, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो आपको मुकम्मल उसकी एपीआई और मेथड्स प्रोवाइड करता है कि आप डेटाबेस में अपने कस्टम टेबल्स क्रिएट कर सकें। अब उसके लिए प्लगइन हैंडबुक पे ही आपके पास क्रिएटिंग टेबल्स विद प्लगइन्स की यहाँ पर एक मुकम्मल चैप्टर मौजूद है। इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी किन सिनेरियोज़ में आपको प्लगइन के लिए कस्टम टेबल बनाना चाहिए, और क्रिएट करने के लिए डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए उसी तरह से फंक्शन बनाते हैं हम अपना, और इसको किसी स्पेसिफिक हुक के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। और जो टेबल आपने क्रिएट करना होता है उसके लिए एसक्यूएल आपकी वही स्टैंडर्ड एसक्यूएल इस्तेमाल होती है जो आप पीएचपी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने डेटाबेस टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए जो आप एसक्यूएल लिखते हैं वही आपके सेम इस्तेमाल होती है, लेकिन सिर्फ वर्डप्रेस की स्पेसिफिक हुक लोकेशंस के थ्रू या इनके मेथड्स के थ्रू आप डायरेक्टली, जैसे आपने यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि डेटाबेस में, इसकी मुकम्मल एपीआई हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पर कि अगर आपने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है किसी टेबल में, तो आप पीएचपी का स्टैंडर्ड फंक्शन स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे एसक्यूएल का। आप वर्डप्रेस के बनाए गए WPDB, इनका ग्लोबल क्लास अवेलेबल होती है आपके पास WPDB, उसके अंदर फिर डिफरेंट मेथड्स हैं इंसर्ट के, अपडेट के, डिलीट के, और इसके अलावा रोज़ वगैरह फैच करने के लिए। तो आप उन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा इंसर्ट भी करेंगे और रिट्रीव भी करेंगे, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो इसकी यहाँ पर मुकम्मल आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जिसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप ऑप्शनली, जैसे मैंने भी शुरू में डिस्कस किया था कि DB वर्जन्स जो हैं वो आप के काम आते हैं कल को जब आपने डेटाबेस अपग्रेड या डाउनग्रेड करना होता है, सो ऑन। तो आप ऐड, जो हमने ऐड ऑप्शन वाली ऑप्शन पिछले लेक्चर में देखी है डेटाबेस WP ऑप्शंस के टेबल में स्टोर करने के लिए, तो आप उसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपने DB वर्जन को स्टोर कर सकते हैं एक स्पेसिफिक की के अगेंस्ट। और कल को अगर आप चेंज करते हैं अपने डेटाबेस में के स्ट्रक्चर में कुछ, तो आप इस ऑप्शन को कंपेयर करके बाद में उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये आपके पास उन्होंने एक मुकम्मल फंक्शन बनाकर दिया हुआ है जिसमें अब आप नोट करेंगे तो आपको एक तो सबसे पहले ग्लोबल WPDB की क्लास चाहिए होती है। ये ऑप्शनल है, ये आप रखना चाहें तो रखें, लेकिन आपको रखना चाहिए कि फ्यूचर में आपको जब अपग्रेड करने की ज़रूरत पेश आए तो आप इस वर्जन को कंपेयर करके अपग्रेड कर सकें।
उसके बाद ये डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल नेम यहाँ पर होता है, जिसमें साथ उन्होंने बताया हुआ है कि वर्डप्रेस की आप जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि वर्डप्रेस के जितने भी डेटाबेस टेबल्स हैं वो एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स के साथ बने होते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन सेटिंग्स नहीं होता उसके लिए। जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो WP होता है, WP_, और उसके बाद उस टेबल का नेम स्टार्ट होता है। तो वो अब वो चेंज भी हो सकता है, यूज़र डिफरेंट भी रख सकता है। तो वो आप WP ऑप्शंस डायरेक्ट या WP_, लगा दें और वो किसी यूज़र ने या किसी वेबसाइट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है, वो जो प्रीफिक्स है वो डिफरेंट रखा हुआ है, तो आपका टेबल क्रिएट होने में फ़ेल होगा। तो वर्डप्रेस ने एक जो फंक्शन है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग जो प्रीफिक्स है वो फेच करके दे देता है। WPDB की जो ग्लोबल क्लास है इसमें एक मेथड मौजूद है जो कि जो भी उस यूज़र ने अपनी प्रीफिक्स रखी हुई है वो उसको फेच करके दे देता है, और उसके साथ कंकैटिनेट करके आप अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं सीधा उसके नाम के साथ, या आपने अंडरस्कोर रखनी है, जिस तरह से भी आपने उसको रखना है। तो ये फंक्शंस एग्जीक्यूट कहाँ पर होते हैं, आप जो शुरू में ही प्लगइन की स्टार्ट में ही हमने ये चीज़ें देखी थी कि रजिस्टर एक्टिवेशन हुक के ऊपर आप जो है वो कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि प्लगइन जब एक्टिवेट होगा तो उस टाइम ही हमारा जो डेटाबेस टेबल है वो हम क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास वही स्टैंडर्ड SQL है जो आपने लिखनी है। तो अब मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसे हम कह लेते हैं db.php। और अब यहाँ पर मैं अपना एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, अब इसमें हम यहाँ से इसका जो होल फंक्शन है वो इसमें जो ऑप्शंस हैं या जो वैल्यूज़ हैं इनको कॉपी कर लेता हूँ मैं, फिर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें ग्लोबल जो क्लास है WPDB की वो फेच की गई है, और उसके बाद ग्लोबल DB वर्जन यहाँ पर फेच किया गया। ग्लोबल हमने DB वर्जन कोई बनाया नहीं हुआ, कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया हुआ हमने, वो आप यहाँ पर मेन प्लगइन में पहले बना सकते हैं। उसके लिए ग्लोबल की बजाय हम कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ 1.0.0। ये हमारा जो DB वर्जन है वो भी अब हम साथ स्टोर करवाएंगे, और ये ग्लोबल की बजाय हमारे पास कांस्टेंट होगा। ओके, अब टेबल का नेम आपने क्या रखना है, ये प्रीफिक्स है उसके साथ, और यहाँ पर आप टेबल नेम रख लेंगे। इसको हम कह लेते हैं रिएक्शंस, क्योंकि मैं एक टेबल ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें हम आप फेसबुक वगैरह पर देखते हैं सोशल साइट्स के ऊपर पोस्ट के ऊपर रिएक्ट करने की ऑप्शन होती है, जिसमें डिफरेंट इमोजीज या डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, या कोई इमोजीज हो गए, लव और एंग्री और सो ऑन। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि हम इसी तरह का एक टेबल बनाते हैं और इस प्लगइन में ये काम करके प्रैक्टिकली जो हमने काम करना है उसमें ये इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पोस्ट के लिए हम रिएक्शन सिस्टम बनाएंगे, और उसके बाद कैरेक्टर सेट जो है वो ये भी आपने साथ बताना होता है। ये वर्डप्रेस का जो डेटाबेस बनता है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट के ऊपर बना होता है, तो आपने अपने टेबल के साथ भी उसका कैरेक्टर सेट जो है वो बताना होता है कि ये कैरेक्टर सेट जो वर्डप्रेस की वो जो साइट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रही है जिसके ऊपर आप अपना टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप उसी को इस्तेमाल करेंगे जो वर्डप्रेस का DB बनाते हुए इस्तेमाल किया गया है इंस्टॉलेशन के दौरान। तो आप वही जो कैरेक्टर सेट है वो इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल
जो क्रिएट करना है उसकी जो एसक्यूएल है, ये ऑब्वियसली इसीलिए इस प्लगइन के कोर्स के शुरू में बताया गया है कि आपको पीएचपी माई एसक्यूएल की इंटरमीडिएट लेवल तक नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो क्यूरी बनानी है ये आपको खुद बनानी आनी चाहिए कि ऑब्वियसली आपने जो टेबल नेम बनाना है और आपने फिर उसके अंदर कौन से कॉलम्स बनाने हैं और उनकी टाइप क्या होगी और सो ऑन, ये सारा आपने खुद डिसाइड करना होता है, लिखना होता है। और एक ऑप्टिमाइज्ड टेबल जो है वो आपने क्रिएट करना है जो भी टास्क आप उसके अंदर कल को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये जो दो लाइंस हैं ये ज़रूरी हैं, ये रिक्वायर करती है उस फाइल को जो कि डेटाबेस टेबल्स या डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और डीबी डेल्टा का जो फंक्शन है उसके अंदर फिर आप पास कर देते हैं अपनी वो क्वेरी जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और उसके बाद ये आपका डीबी वर्जन है, तो ये जाल डीबी वर्जन की बजाय हम अपना डीबी वर्जन रखते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ MSR डीबी वर्जन। ओके, ये ऑप्शन ऐड कर देगा और यहाँ पर भी हमने अपना डीबी वर्जन जो है वो चेंज करना है, वेरिएबल नेम अपना बताना है। अब यहाँ पर इसके अगर आपको आइडिया नहीं है कि यार मेरे से पता नहीं ऑप्टिमाइज टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप इसका जो हल है वो चैट जीपीटी से ले सकते हैं। सिंपली चैट जीपीटी पर जाएं और यहाँ पर आप उससे पूछ लें आई वांट टू क्रिएट ओके, ये लीजिए उसने एक हमें क्वेरी बनाकर दे दी है जिसको अब हमने ऑप्टिमाइज्ड, इसको इसमें से हमें क्या चाहिए, हमने सिर्फ ये वाली लाइनें कॉपी करनी है क्योंकि ये टेबल नेम हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एक चीज़ देखिए इजाफी उसने ऐड की है इसमें कि क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ये भी हमने देखना है कि अगर वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट करो, ये ना हो कि हर प्लगइन एक्टिवेशन के ऊपर वो एग्जिस्ट भी करता है तो ये उसको क्रिएट करने की कोशिश करे। तो मैं यहाँ से सिर्फ इन फील्ड्स को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ओके। और अब यहाँ से क्रिएट टेबल इफ नोट एग्जिस्ट, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब टेबल नेम हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो इंजन और वो करेक्टर सेट वगैरह है वो ऑलरेडी हम यहाँ से फैच करके लगा चुके हैं, उसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देख लें कि सारा उसने पूरा आपको एक ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर बना दिया है कि किस कॉलम, किस तरह के कॉलम होने चाहिए और उनमें किस तरह की वैल्यूज़ और सो ऑन। ये देखें उसमें पोस्ट आईडी फैच की गई है, यूज़र आईडी फैच की गई है, या यूज़र आईडी स्टोर करेंगे हम कि किस पोस्ट के अगेंस्ट किस यूज़र आईडी ने कौन सी रिएक्शन टाइप है और उसका रिएक्शन काउंट वगैरह यहाँ पर हम स्टोर करते जाएंगे। इंटीजर है, इसमें हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब लेटर ऑन जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास एक ऑप्टिमाइज टेबल क्रिएट हो गया। और अब हमने इसको जो बनाना है, बनाने के लिए रजिस्टर एक्टिवेशन हुक, इसमें ये उन्होंने एक मेथड बताया हुआ है साथ कि आप डिफ़ॉल्ट डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। इनिशियल डाटा यानी कि प्लगइन का टेबल क्रिएट होने के बाद अगर तो आपने उसमें कोई इनिशियल डाटा रखना है तो आप ये मेथड इस्तेमाल करके इनिशियली उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब यहाँ पर हम रजिस्टर एक्टिवेशन हुक के ऊपर अपना ये जो फंक्शन है इसे हम एग्जीक्यूट कर देंगे। इसमें में भी यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना पड़े क्योंकि हम एक मेन प्लगइन फाइल में नहीं हैं, हम एक सब डायरेक्टरी में INC के फोल्डर के अंदर db.php की फ़ाइल में हैं। तो यहाँ से में भी हमें डायरेक्टरी का जो पाथ है वो यूज़ करना पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही इसे लगा कर देखते हैं। अ, इसको मैं कह लेता हूँ डेटाबेस, ओके। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और db.php की फाइल, ओके। नाउ अब हम इस प्लगइन को डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करके देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्लगइन है ये जो डेटाबेस टेबल है ये क्रिएट होता है या नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पर
साथ PHP माई एडमिन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम उसे चेक कर सकें वाकई वो टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास जो डेटाबेस है वो WP प्लगइन है। ओके, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी वो टेबल हमारा कस्टम मौजूद नहीं है। मैं अब प्लगइन्स में आता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक एरर है कि अच्छा हमने वो फाइल नेम गलत दे दिया, यहाँ पर DNB कर दिया हमने, ये db.php है। ओके, इसको डीएक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे पास टेबल जो है वो आया है कि नहीं। नहीं, हमारे पास जो नया टेबल है हमारा रिएक्शंस का वो नहीं आया और ये बाज़ात होता है कि के लिए हम एक दफ़ा इस प्लगइन को मेन प्लगइन फाइल में भी रख के देख लेते हैं। ओके, इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो रिएक्शंस का टेबल है ये क्रिएट हो गया है। तो इसके बारे में चैट जीपीटी से भी मदद ले लेते हैं। हमेशा सीखते रहना चाहिए, पूछने में और सर्च करने में कोई मज़ायका नहीं, क्योंकि ये मसला मुझे पहले भी आया था और मुझे अब याद नहीं है कि ये इसको रिज़ॉल्व कैसे मैंने किया था। ओके, तो वो बात वही है, पाथ वाला मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये पाथ का कोई मसला बनेगा। द इशू इज़ विद हाउ file behaves when used inside a file located in a subdirectory like incdb.php. In that context, file refers to inc, not the main plugin file. Okay, so the register activation hook does not get triggered properly. You should call register activation hook in the main plugin file like this. Then in inc। अच्छा, ओके, मेरे ख्याल से मुझे भी याद आ गया कि मैंने यही किया था कि जो आप डेटाबेस का कोड है वो आप फाइल के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जो एक्टिवेशन हुक है वो आपने मेन प्लगइन फाइल में कॉल करनी है। इसका जो फिक्स है उसने हमें ये बताया, मैंने भी मेरे ख्याल से यही किया था। रजिस्टर एक्टिवेशन हुक मस्ट बी कॉल्ड इन द मेन प्लगइन फाइल बिकॉज वर्डप्रेस हुक्स इनटू द फाइल। ओके, सो यही मेरे ख्याल से मैंने भी काम किया था तब। तो अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ से कट कर देते हैं और डीबी में ही रख देते हैं, लेकिन जो एक्टिवेशन हुक है वो आपने यहीं पर कॉल करनी है मेन प्लगइन फाइल के अंदर। एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक्स आपने मेन प्लगइन की फाइल के अंदर ही कॉल करनी है। तो अब मैं यहाँ से ये रिएक्शंस के टेबल को डिलीट कर देता हूँ टेस्ट करने के लिए। अब मैं इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करता हूँ और अब फिर से एक्टिवेट करता हूँ। ओके, ओके, तो अब हमारे पास सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ये देखें, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो आपके पास आईडी आ गई जो कि प्राइमरी की है, पोस्ट आईडी है, यूज़र आईडी है, रिएक्शन टाइप है, रिएक्शन काउंट है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये जो ऑप्टिमाइज्ड एक स्ट्रक्चर है इस रिएक्शंस के टेबल के लिए वो हमारे पास यहाँ पर बन गया है। इसी तरह से आपने जब इसमें कल को कोई मॉडिफिकेशन करनी है, डीबी वर्जन हम देखते हैं कि उसने स्टोर किया है कि नहीं, वो आपके पास WP ऑप्शंस के टेबल में आ पाएंगे। तो ये देखिए, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इस तरह से WP ऑप्शंस के टेबल में वो सारे सेटिंग्स के जो फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर अवेलेबल, वो सारी जो वैल्यूज़ आप स्टोर करते हैं वो यहाँ पर आकर स्टोर होती हैं।
सबसे लास्ट पर आ जाते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो रिसेंट होनी चाहिए। ये देखिए MSRDB वर्जन जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि इसका वर्जन 1.0.0 इसने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। अब हम लेट सपोज इस प्लगइन की एक अपडेट बनाते हैं। इस डीबी में मैं क्या करता हूँ कि कोई मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन करने के लिए पहले हमें थोड़ी सी इसकी अपग्रेड की डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। एडिंग एन अपग्रेड फंक्शन, कि आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और डीबी के अंदर ही हम इसे रख देते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक अपग्रेड का फंक्शन हम बना रहे हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे कि इंस्टॉल्ड वर्जन पहले फेच करेंगे, जो कि हमने किस नेम से स्टोर की हुई है। वो है हमारे पास MSRDB वर्जन। ओके। और फिर इसको कंपेयर करेंगे इंस्टॉल्ड वर्जन को हमारे वर्जन के साथ। इसको हम क्या लेते हैं, करंट वर्जन इज इक्वल टू। अब मेन प्लगइन जो फाइल है हमारी, इसमें से हमने, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर सेव किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसकी वर्जन इंक्रीमेंट करता हूँ। लेट सपोज हमने प्लगइन की अपडेट भेजी है और 1.0.1 कर दिया इसे। और अब मैं इसको इसके साथ सेव कर लेता हूँ कि ये हमारा करंट वर्जन है। इंस्टॉल्ड वर्जन को करंट वर्जन के साथ कंपेयर करेंगे। अब लेट सपोज हमने जो नया वर्जन रिलीज़ किया उसमें हमने एक और डाटाबेस टेबल क्रिएट कर दिया है। अब यूज़र जो है वो जब प्लगइन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा तभी ये क्रिएट होगा। लेकिन अगर वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट नहीं करता और वो सिर्फ अपग्रेड कर देता है, अपडेट कर देता है, अपडेट में रजिस्टर एक्टिवेशन हुक वाला फंक्शन नहीं चलता। तो उसके पास नया जो डाटाबेस है वो अगर एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता भी है फॉर एग्जांपल, और वो उसकी आपने वर्जन कंपेयर नहीं लगाया हुआ और वो पुराने डाटाबेस के ऊपर चल रहा है, तो फिर मसला होगा कि आप वो डाटाबेस अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने इस नए वर्जन में एक नया डेटाबेस टेबल क्रिएट किया है ये वाला, और हम चाहते हैं कि जब यूज़र प्लगइन को अपडेट करे तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर अपडेट को हम चेक, क्योंकि ये वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर नहीं पड़ा हुआ, अपडेट हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम एक चेक करते हैं कि किसी तरह से हम इसे टेस्ट कर सकें। अब मैं क्या करता हूँ, अब अपग्रेड करने के लिए उन्होंने इसी वजह से कहा है कि आपने वो आपका रजिस्टर एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक वाला काम नहीं चलेगा। आपने क्या करना है कि आपने ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, यानी कि एक डिफरेंट हुक के ऊपर, जो कि एक प्लगइन लोडेड वाली हुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब सारे प्लगइन लोड हो जाएं तो ये हुक तब काम करती है। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को लगा देते हैं। इसको कह लेता हूँ MSR प्लगइन अपडेट चेक। ठीक है जी। और इसको अब हमने यहाँ पर पास कर देना है। और ग्लोबल में ये काम हमें थोड़ा सा दोबारा यहाँ पर करना पड़ेगा, बल्कि ये काम यहीं पर करते हैं। और इसको अब इफ़ कंडीशन के अंदर से निकाल लेते हैं, इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा सॉरी, ज़रूरत है हमें यहाँ पर भी, हमने इसको अपग्रेड करवाना है। अच्छा, MSRDB को हम कंपेयर करेंगे, सॉरी अपडेट भी करेंगे कि यहाँ पर ये टेबल क्रिएट होगा और डीबी वर्जन भी यहाँ पर हमारे पास अपडेट हो जाएगा। करंट वर्जन को हमने यहाँ पर भी पास करना है। ओके। और अब यहाँ पर सिंपली इसको कंपेयर कर लेते हैं इंस्टॉल्ड वर्जन को करंट वर्जन के साथ। और अब हमने यहाँ पर इंस्टॉल का जो फंक्शन है, ये वाला हमने ये फंक्शन यहाँ पर रन करना है। ओके। और अब इसके लिए अब हमारे पास प्लगइन वर्जन जो है वो
वन पॉइंट यहाँ पर सॉरी, ये डीबी वर्जन है हमारे पास 1.0.1, और अभी हमारे पास जो डेटाबेस में वर्जन है वो 1.0.0 है। तो मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ से इसको लोड किया तो ये देखें वो उसने ऑटोमेटिकली चेक कर लिया, अपडेट वगैरह तक पहुँचे ही नहीं क्योंकि प्लगइन की हमने उसको ऐसी फाइल में रखा हुआ है या हमने फंक्शन ही इस तरह का इस्तेमाल किया है कि प्लगइन लोड होने के ऊपर कम्प्लीटली वो रन हो जाता है। तो क्या हुआ कि डेटाबेस में वर्जन डिफरेंट था तो हमारे पास ये टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और अगर अब हम ऑप्शंस में जाकर देखेंगे भी तो लास्ट में आएंगे तो हमारे पास डीबी वर्जन, ये देखें सक्सेसफुली डीबी वर्जन भी हमारे पास चेंज हो गया। तो इसी तरह से आप ये अपग्रेड वाले टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट सपोज आपने किसी नए वर्जन में टेबल अल्टर किए हैं, कोई नया कॉलम ऐड किया है टेबल में, तो वो आप उसकी क्रिएट डेटाबेस टेबल की बजाय ऑब्वियसली आप अल्टर टेबल की क्यूरी जो एसक्यूएल है वो उसको रन कर सकते हैं और सो ऑन। इस तरह से आप डेटाबेस जो हैं टेबल्स आप अपने क्रिएट भी कर सकते हैं और उन्हें अपग्रेड भी कर सकते हैं। और यहाँ से लाइव शाउट बॉक्स टेबल बना है हमारे पास, तो इसको हम लेट्स सपोज कह लेते हैं पोस्ट वोट्स कह लेता हूँ मैं इसे। ये अब आपने जब एक्सरसाइज फाइल्स में टेस्ट करना है तो आपने ये वर्जन वगैरह चेंज करके आपको करना पड़ेगा, बल्कि ये आई थिंक आप जब इंस्टॉल ही करेंगे तो ये कर देगा। मैं यहाँ पर अब इस प्लगइन्स की टैब को, कोई भी डैशबोर्ड में आपने पेज रीलोड कर लेना है। तो सॉरी, अब हमें वर्जन जो है वो अगेन थोड़ा सा चेंज करके देखना होगा। इसको 2 कर लेता हूँ। ओके, पोस्ट वोट्स आ गए। अच्छा, रिएक्शंस और वोट्स के अब 2 टेबल बन गए हैं। मैं ये शाउट बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये इन्हीं का दोनों का इस्तेमाल है जो फ्यूचर में अब हम इसकी जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ हमने जाना है तो मैंने ये किसी वजह से बनाए हैं, इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे रिएक्शंस और वोट्स के लिए। ओके, तो अब आप इस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करके। और ये डीबी की जो फाइल है इसमें इसी में हम फर्दर जो डेटाबेस से रिलेटेड काम है वो हम परफॉर्म करेंगे, या सेपरेट फाइल बनानी पड़ी तो सेपरेट फाइल भी बना लेंगे। तो इस तरह से आप जो वर्डप्रेस के डेटाबेस में जो टेबल्स हैं क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वर्डप्रेस की। इसकी डिटेल्ड जो आपने मेथड्स जो आपने पढ़ने हैं सीखने हैं वो आप WPDB की ग्लोबल क्लास के ज़रिए वहाँ से वहाँ सर्च कर सकते हैं। इनको फ्यूचर में हम इस्तेमाल भी करेंगे, घबराना नहीं है आपने। आपने WPDB की क्लास को फॉर द टाइम बीइंग साथ आपने देख लेना है कि इसके, ये देखें कि सिलेक्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अगर आपको क्यूरीज बनाने के लिए मज़ीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यानी कि नेक्स्ट लेक्चर तक जाने से पहले अगर आप खुद से कोई काम करना चाहते हैं तो इसको हम तो पढ़ी बात नहीं, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर WPDB की इस पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मवाद इस पेज के ऊपर है। और इसकी वर्डप्रेस टीम को काफ़ी दफ़ा इसकी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करने के लिए कहा भी गया है कि ये WPDB की ख़ास तौर पर जो क्लास का पेज है ये बहुत हैवी है, ये बाज़-औक़ात ब्राउज़र को रोने डाल देता है। तो यहाँ से आप इसकी डिफरेंट मेथड्स को मज़ीद इन डेप्थ देख सकते हैं अगर आपने देखना हो। लेकिन अभी तक के हमारे इस लेक्चर में जो काम था वो हमने कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं।